हमारा अध्याय चल रहा था संघर्षकालीन भारत, जिसमें तुगलक वंश पढ़ रहे थे, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक चल रहा था क्लास 10th के लिए आरबीएससी की बोर्ड सामाजिक विज्ञान। ठीक है, देखो इसका कार्यकाल रहता है 1325 से 1351 तक। इतिहासकार इसे एक पागल शासक कहते हैं। इसकी योजनाएं कल हमने पढ़ी। उन योजनाओं की जानकारी बढ़ने की पुस्तक में मिलती है। किसमें मिलती है? बढ़ने की पुस्तक कौन सी है? तारिक ए फिरोजशाही। तारिक ए फिरोजशाही किस किस में लिखता है? फिरोज शाह तुगलक किस में। इसके बाद जो 1351 से 1388 तक, 1351 से 1388 तक कौन शासक बनेगा? फिरोज शाह। कौन बनेगा? फिरोज शाह। देखो फिरोज शाह। मोहम्मद बिन तुगलक हमने कल पढ़ लिया था। इसके बारे में एक और बात देख लो। इसके समय एक विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था, भारत घूमने के लिए। देखो कौन आया था? इब्न बतूता। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इब्न बतूता कब आया था? ये 1333 में आया था। कब आया था? 1333 में। प्रश्न बनता है कि इब्न बतूता भारत में किस किस में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक किस में। कब आया था? 1333 में। देखो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया। क्या बनाया? दिल्ली का काजी। काजी मतलब न्यायाधीश। क्या? काजी। दिल्ली का काजी मतलब न्यायाधीश। मुस्लिम कानून के अनुसार या शरीयत के अनुसार क्या होता है? काजी, न्यायाधीश। देखो बाद में इसे 1342 में चीन में राजदूत बनाकर भेजता है। कौन भेजता है? मोहम्मद बिन तुगलक 1342 में इब्न बतूता को राजदूत के रूप में भेजता है। कहाँ भेजता है? चीन। ये कहाँ का निवासी था इब्न बतूता? ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को निवासी इब्न बतूता। किसके समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बर्नी कौन है? देखो बर्नी ने तारिक ए फिरोजशाही एक पुस्तक लिखी है, जिसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में। इसका दो आप वर्गीकर हो या फिर सांकेतिक मुद्रा हो, ठीक है, इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? बर्नी की तारिक ए फिरोजशाही में। अब देखो फिरोज शाह। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? फिरोज शाह। फिरोज शाह का कार्यकाल क्या रहेगा? कार्यकाल 1351 से 1388 तक। इसके समय कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं हुआ। दो बार बंगाल में विद्रोह हुआ था। बंगाल में। दोनों बार ये विद्रोह दबाने के लिए जाता है। फिरोज शाह के समय 2 बार बंगाल में विद्रोह होता है। कितनी बार? 2 बार। हम देख रहे हैं बार बार के विद्रोह कहाँ हो रहे हैं? बंगाल में। क्यों? देखो बंगाल एक उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ के शासक होते हैं वो अक्सर विद्रोह कर देते थे कि भाई दिल्ली के अंदर नहीं रहेंगे अब, ठीक है। देखो अब 2 बार विद्रोह। कौन करता है विद्रोह करेगा हाजी इलियास। कौन? हाजी इलियास। आप ये नाम याद रखो तो रख लेना, ना रखो तो कोई बात नहीं। कौन विद्रोह कर रहा है? हाजी इलियास, ठीक है। और दोनों बार देखो फिरोज शाह तुगलक इन विद्रोह को दबाने में या इनका दमन करने में असफल रहता है। महत्वपूर्ण बात है। मतलब देखो अगर कोई शासक विद्रोह दबाने में असफल है तो ये बात तो पक्की है कि वो शासक कैसा है? कमजोर शासक है, ठीक है। मतलब इसके समय कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं होता, फिर भी हमें देखो इसकी नीतियां थी, प्रशासन में परिवर्तन किया वगैरह, तो इसके लिए इसे पढ़ना महत्वपूर्ण है। देखो प्रशासन में परिवर्तन करता है। क्या करता है? इसके लिए पहला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? प्रशासन में परिवर्तन। प्रशासन में क्या परिवर्तन करेगा? प्रशासन में परिवर्तन। देखो प्रशासन मतलब जहां प्रशासनिक कार्य होते हैं, देखो जैसे कि सेना का कार्य या सरकारी नौकरियां,
सरकारी नौकरी। तो ये क्या करता है, फिरोज शाह तुगलक, देखो ये सेना और सरकारी नौकरी दोनों को वंशानुगत कर लेता है। क्या कर लेता है? वंशानुगत। वंशानुगत कैसे? जैसे कि किसी का पिता सेना में है, जैसे देखो किसी का मतलब पिता सेना में है या किसी के पास बड़ी जागीर है, तो अब इसने क्या किया कि पहले क्या होता था कि योग्यता के आधार पर क्या होता था, मतलब व्यक्ति योग्य है तो उसे बड़ा पद दिया जाएगा। लेकिन इसके समय क्या हुआ, इसने क्या किया कि उसे वंशानुगत कर दिया, मतलब पिता के बाद उसकी संतान या उसका पुत्र जो भी कहो आप, वो उसके बाद उस गद्दी पर या उसका वो पद जो बड़ा उच्च पद है वो संभालेगा। ठीक है, तो देखो इससे क्या प्रश्न बनता है कि वह कौन सा शासक था, वह कौन सा शासक, प्रश्न क्या बनता है, बड़े एग्जाम में भी बनता है। देखो वह शासक कौन था जिसके समय प्रशासन में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया था। देखो अब योग्यता की जांच नहीं होगी, योग्यता की जांच प्रणाली थी, उसे इसने क्या किया, समाप्त कर दिया और वंशानुगत कर दिया किसी पद को, तो अब क्या होगा, भ्रष्टाचार होगा। तो प्रश्न बनता है कि सबसे दिल्ली सल्तनत का भ्रष्टाचारी शासक कौन था, तो आप क्या नाम कहोगे, फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। देखो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की मर्जी हो जाती, किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये उसका ससेरा भाई है। क्या है? ससेरा भाई। अन्य सरदारों ने इसे बुलाकर गद्दी पर बिठाया था, समझ रहे हो, ये इसका क्या है, ससेरा भाई, और अन्य सरदारों ने इसे बुलाकर, या अन्य अमीरों ने, अमीर एक पद होता था, अन्य अमीरों ने इसे बुलाकर गद्दी पर बिठाया था। ठीक है, देखो अब इसका क्या पढ़ा हमने, प्रशासन में परिवर्तन, सेना और सरकारी नौकरी वंशानुगत कर देता है, इसके साथ भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके निर्माण कार्य। क्या पढ़ेंगे? किसके निर्माण कार्य पढ़ रहे हैं हम? फिरोज शाह तुगलक के। निर्माण कार्य में सबसे पहले पढ़ेंगे हम नगर। इसने कौन कौन से नगर बसाए? पहला बसाया इसने फिरोजा, या फिर आपको हिसार फिरोजा। क्या? हिसार फिरोजा। एक किसने बसाया? फिरोजाबाद। एक किसने बसाया? जौनपुर। देखो बड़े बड़े नगर बसा रहा है ये, कौन बसा रहा है? फिरोज शाह तुगलक। कौन बसा रहा है? फिरोज शाह तुगलक। एक इसने इसके पुत्र के नाम पर और शहर बसाया था, नगर, जिसे कहते हैं फतेहाबाद। क्या कहते हैं? फतेहाबाद। ये इसका पुत्र था। देखो अब इसके पुत्र के बारे में एक दो लाइन आप मतलब इसका दूसरे निर्माण में पढ़ेंगे, सिक्के। देखो कोई भी शासक बनेगा तो वो पहले अपने नाम के सिक्के डलवाएगा। क्या करेगा? सिक्के। तो इसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि अपने नाम के सिक्के तो डलवाए, लेकिन उसके साथ साथ एक तरफ अपने पुत्र का नाम भी लिखवा दिया। क्या किया? फतेह खान। इसके पुत्र का क्या नाम था? फतेह खान। फतेह खान। ठीक, सिक्के पर क्या नाम लिखवाया इसने? फतेह खान। और इसे उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी कि भाई मेरे बाद वो दिल्ली सल्तनत कौन संभालेगा? उत्तराधिकारी। कौन, किसे बनाया? फतेह खान को। फतेह खान के नाम से इसने कौन सा? फतेहाबाद बसाया था। देखो इसके बाद में इसकी सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख उपलब्धि क्या है, इसने नहरें खुदवाई। क्या खुदवाई? नहरें। देखो वैसे तो इसने 5 नहरें बनवाई थी, लेकिन आपकी पुस्तक में कौन सी, सिर्फ 2 नहरें दी है। कितनी? 2 नहरें। एक देखो नहरें क्यों बनवाएगा? एक कृषि में सुधार के लिए। क्या करेगा? कृषि में सुधार के लिए, मतलब जिससे फसल ज्यादा होगी। क्या होगी? फसल ज्यादा होगी। दूसरा, पानी की कमी है अगर, पेयजल वगैरह वगैरह जो भी मतलब खेती के लिए, तो उस नहरों से पानी की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो देखो इसने 2 नहरें बसाई, एक तो हिसार। कौन सी? हिसार। देखो हिसार, यहाँ पर पानी की कमी हो गई थी। क्या हो गई थी? पानी की कमी।
हिसार और सिरजा, कौन सा? सिरजा। ये दो मतलब स्थान है। तो सतलज नदी से नहर निकलता है। किस नदी से? सतलज नदी से। सतलज नदी से नदी से कहां तक निकलता है? दीपालपुर। आगे हमने देखा था एक शासक का कौन था? दीपालपुर का सूबेदार। हाँ, दीपालपुर का सूबेदार। ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो देखो, पहली नहर हिसार और सिरजा किस नदी से है? सतलज नदी से। कहाँ तक है सतलज नदी से? दीपालपुर तक। देखो, दूसरी नहर ये निकालेगा। दूसरी नहर यमुना नदी से। किस नदी से? यमुना नदी से। यमुना नदी से सिरपुर, कौन सा? सिरमौर, कौन सा? सिरमौर तक। सिरमौर के पास तक ये नहर निकलता है। सिरमौर के पास तक। देखो, अब नहरें आ गई, शहर भी बचा लिए इसने, नहरें आ गई। तो इसने क्या किया कि शहरों में बड़े बड़े बाग लगवा दिए। क्या किए? बाग। क्या लगा दिए इसने? बाग लगा दिए। ठीक है, देखो, अब इसके समय कोई युद्ध तो हो नहीं रहा है, तो आदमी फ्री है, क्या करेगा? फ्री है तो नगर, अच्छे अच्छे नगर बसा रहा है, बाग लगवा रहा है। देखो, इसके समय दो फसलों की खेती बहुत हुई। एक तो अंगूर, मतलब छोटी फसल, याद रखोगे आप, अंगूर। दूसरा खरबूजा। अंगूर और खरबूजे की इसके समय बहुत महत्वपूर्ण कृषि हुई, समझ रहे हो आप? देखो, अब ये क्या करेगा? देखो, एक अशोक के दो शिलालेख थे। अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख टोपरा और मेरठ। कौन सा? टोपरा और मेरठ। इन दोनों को दिल्ली ले आया। ये टोपरा और मेरठ से कहाँ ले आया? दिल्ली। कौन ला रहा है? फिरोज शाह तुगलक। कौन कौन से शिलालेख है? देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ लेख या शिलालेख टोपरा और मेरठ को दिल्ली किस शासक ने लाया? किस शासक के द्वारा? या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन से शिलालेख दिल्ली लाए गए? अशोक के कौन से शिलालेख? समझ रहे हो? देखो, इनको तो ये ले तो आया, लेकिन इसे इन शिलालेखों को किसी विद्वान द्वारा नहीं पढ़ाया गया। किसी विद्वान द्वारा नहीं पढ़ा गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि ये इस्लामिक थे। और ये अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। किस लिपि में लिखे हुए थे? ब्राह्मी लिपि में। देखो, इसके बाद देखते हैं इसमें, ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। किस प्रवृत्ति का व्यक्ति था? हमको कौन सा शासक पढ़ रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक। देखो, ये एक धर्मांध शासक था। क्या था? धर्मांध शासक। देखो, पहली लाइन हम क्या लिखेंगे कि इसके समय जो शासन था वो कट्टर मुस्लिम से होते हैं, जो शरीयत को मानते हैं, उनके हाथों में था। मतलब कट्टर अमीरों के, जो कट्टर धार्मिक होते हैं, क्या लिखेंगे हम? कट्टर अमीरों के हाथ में था। अमीरों के हाथ में था इसका शासन। क्या था? शासन कट्टर अमीरों के हाथ में था। प्रश्न बन सकता है कि फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति या सामाजिक नीति के बारे में वर्णन कीजिए। क्या प्रश्न बन सकता है? तो आप बना सकते हो कि ये एक बहुत कट्टर और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। देखो, अब धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो ये क्या करेगा कि देखो, ब्राह्मणों पर कभी कोई कर नहीं लगता था। ब्राह्मणों पर कभी कोई कर नहीं, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। क्या लगा दिया? जजिया कर, एक प्रकार का टैक्स। देखो, भारत की भूमि है, यहाँ ब्राह्मण तो होंगे। तो इसने क्या किया कि जो ब्राह्मण रहते थे, अगर उनको सुरक्षा चाहिए तो क्या होना पड़ेगा? जजिया कर भुगतना पड़ेगा, या जजिया कर टैक्स देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जजिया कर। धार्मिक कर था, समझ रहे हो आप? देखो, इसके बाद इसने क्या किया?
मुस्लिम विचारधारा, मुस्लिम विचारधारा, विचारधारा, विचारधारा। मुस्लिम विचारधारा में देखो दो होती है, एक शिया और एक सुन्नी। तो ये सुन्नी था, कौन था? सुन्नी। तो इसने क्या किया कि मुस्लिम विचारधारा में जो शिया समर्थक थे, शिया समर्थक, उनको सबको मृत्यु दंड दे दिया। क्या दे दिया? मृत्यु दंड। मृत्यु दंड। देखो शिया थोड़े दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब जैसे सेम हिंदुओं की कंडीशन ले सकते हैं उसी प्रकार दयालु होते हैं। तो इसने क्या किया कि भाई इसके समय ये कौन था? सुन्नी पक्ष का था, समझ रहे हो? तो इसने क्या किया? शिया को मृत्यु दंड दिलवा दिया। इसके बाद देखो इसने सभी गैर इस्लामी परंपराओं को समाप्त कर दिया। इसने क्या किया? सभी गैर इस्लामिक परंपरा, सभी गैर इस्लामिक जो मतलब मुस्लिम धर्म के अनुसार गलत हो या जिसे मुस्लिम धर्म न मानते हो, उन सबको क्या कर दिया? सभी गैर इस्लामिक परंपराओं, इस्लामिक परंपराओं, परंपराओं को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या किया? पांचवी बात देखते हैं इसके बारे में। शरीयत के आधार पर देखो, पांचवी बात इसकी क्या है? शरीयत के आधार पर। शरीयत आपको समझ में आ रहा है? देखो शरीयत के आधार पर टैक्स लगा दिए। मतलब जो शरीयत में जो टैक्स गैर वाजिब थे, समझ रहे हो, कि जो मतलब गैर इस्लामिक माने जाते हैं, उन सब टैक्सों को समाप्त कर दिया। जैसे उस समय शरीयत के आधार पर कर लगा दिए, उस समय कितने 24 प्रकार के कर लगते थे। कितने प्रकार के? 24। उसने 24 करों को समाप्त कर दिया और 4 नए कर लगाए। 4 नए कर। देखो कौन कौन से? जकात। आप दो नाम तो ये याद कर लेना, जकात और जजिया। जकात और जजिया, जकात और जजिया। इसके बाद खराज और खम्स। खराज और, देखो पहला टैक्स क्या है? जकात, और दूसरा है जजिया। तीसरा कौन सा है? खराज और खम्स। खराज और खम्स, खम्स, खराज और खम्स। देखो ये कैसे टैक्स है? देखो सबसे पहले जजिया मैंने आपको बताया कौन सा है? धार्मिक कर है। इसके बाद में खराज, देखो जजिया तो है धार्मिक कर, ब्राह्मणों पर लगता है। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार समझ लो। धार्मिक कर है। खराज कौन सा है? भू राजस्व। खराज कौन सा है? भू राजस्व। देखो कैसे याद कर लो, जजिया धार्मिक कर है जो ब्राह्मणों पर लगता था। खराज भू राजस्व कर है जो भूमि पर लगाया गया, मतलब कह सकते हो कि इससे राजस्व की वृद्धि हो। किसकी वृद्धि हो? राजस्व की। और एक है जकात, ठीक है। जकात और खम्सिया आप याद कर लेना, कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी पुस्तकों में कोई नहीं है, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसकी कौन सी नीति आपको पता चल गई? धार्मिक। देखो इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखो इसके समय कौन से दास? फिरोज शाह तुगलक को बहुत सारे दास रखने के, मतलब दासों का शौकीन था ये। इसके समय देखो दास होते हैं, दासों की संख्या बहुत बढ़ गई। इसके समय क्या हुआ? दासों की संख्या बहुत बढ़ गई। इसके समय दासों की संख्या 1,80,000 हो गई। कितनी? 1,80,000। मतलब दासों की संख्या में आप कह सकते हो कि असाधारण वृद्धि हुई। क्या हुई? असाधारण वृद्धि, असाधारण वृद्धि हुई। समझ रहे हो? इसके समय दासों की संख्या बहुत बढ़ गई। दासों के लिए इसने एक अलग से विभाग बना दिया, या अलग से, देखो इसे क्या कहा? दीवाने बंद गाना। क्या? दीवाने बंद गाना, दीवाने बंद गाना। समझ रहे हो? देखो आप क्या लिखोगे? फिरोज शाह तुगलक के समय दासों में असाधारण वृद्धि हुई। इसके समय दासों की संख्या 1,80,000 थी, जिनके लिए अलग से एक विभाग बना जिसे दीवाने बंद गाना के नाम से जाना जाता है।
अब देखो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, मृत्यु। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु बढ़िया। 1388 में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो रही है? 1388, 1388 ईस्वी कब हो रही है? शांत रहो। इसके बाद में देखें, देखो अब इसकी मृत्यु के बाद कौन शासक बनेगा? आपकी पुस्तक में दिए हुए तो नहीं है, लेकिन आप जानकारी के लिए याद रख लेना, तुगलक द्वितीय, तुगलक तुगलक द्वितीय। आप कह सकते हो मोहम्मद बिन, मतलब तुगलक शाह द्वितीय। कौन सा? तुगलक शाह, तुगलक शाह, तुगलक शाह द्वितीय। इसके बाद कौन सा शासक बनेगा? अबू बकर। कौन? बुबक्का। अबू बकर। कौन बनेगा? बुबक्का। अबू बकर। कौन बनेगा? बुबक्का। सिर्फ जानकारी के लिए आपको याद करना है, विशेष कोई महत्वपूर्ण नहीं। इनके बारे में आपकी पुस्तक या कोई विशेष इतने महत्वपूर्ण शासक भी नहीं है। अब देखो अंतिम शासक, अब अंतिम शासक, अब अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। अब इसे क्यों याद रखना है? देखो इसके बारे में, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, क्या नाम है इसका? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। देखो एक बात, ये अंतिम शासक था, अंतिम शासक। किस वंश का अंतिम शासक है ये? सैयद वंश का। किस वंश का अंतिम शासक है ये? सैयद वंश का। किस वंश का है? सॉरी, कि कौन सा वंश है ये? तुगलक वंश है। कौन सा है? तुगलक वंश, तुगलक वंश। अब इसके बाद में हम सैयद वंश शुरू करेंगे। देखो इधर देखो आप, किस वंश का अंतिम शासक है ये? तुगलक वंश। क्या नाम है इसका? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। देखो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय एक आक्रमण हुआ था भारत पर, बाहरी आक्रमण, 1398 ईस्वी। कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण है ये, 1398 ईस्वी। देखो क्या होता है, तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। कौन आक्रमण कर रहा है? तैमूर लंग, तैमूर लंग। कौन है ये? तैमूर लंग। देखो 1398 ईस्वी में ये आक्रमण करता है दिल्ली पर। किस पर करता है? ये अपनी पुस्तक में लिखता है कि मैंने भारत पर आक्रमण क्यों किया। ये अपनी पुस्तक में, तैमूरी इसकी पुस्तक थी इसके, तो ये अपनी पुस्तक में लिखता है कि मैंने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो इसमें अपना कारण देता है, ये अपना कारण देता है कि काबिरों को सजा देने के लिए, काबिरों को या काबिरों को मृत्यु दंड देने के लिए। काबिर मतलब अन्य धर्म के गैर इस्लामिक लोग, समझ रहे हो? और अपने धर्म के प्रचार के लिए और लूटपाट के लिए ये अपने पुस्तक में स्वयं, मतलब अपनी पुस्तक जो लिखता है उसमें जानकारी दे रहा है। ठीक है, देखो अब इसका आक्रमण बहुत ही, अगर आज भी हम इसके पूरे आक्रमण को पढ़ें तो आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो ये क्या करता है कि ये दिल्ली पर आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण हो रहा है। किसका? तैमूर लंग का। इसके समय देखो योग्य शासक है नहीं कोई, नासिरुद्दीन शाह है, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह है। इसके आक्रमण के समय इसने लाखों लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया, लाखों लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। कहते हैं कि इसने दिल्ली पर 15 दिन लूटपाट की थी। कितने दिन? 15 दिन। 15 दिन तक दिल्ली में तबाही मचाई। इसके मतलब इसके आक्रमण के, इसके जाने, भारत से लौट जाने के बाद दिल्ली में महामारी फैल गई थी। दिल्ली में क्यों? क्योंकि देखो इसने क्या किया कि लोगों के सर काटे। क्या? और ये कहते हैं कि खोपड़ियों से खेलता था, खोपड़ियों से खेलता। इसने बहुत मतलब बड़े बड़े इतने सर काट कर रखे कि इसने खोपड़ियों के मतलब टीले बन गए थे, बड़े बड़े टीले बन गए। समझ रहे हो? तैमूर लंग देखो भारत से लौटने के बाद एक शासक, मतलब एक व्यक्ति को दिल्ली की गद्दी सौंप कर जाता है, जिसका नाम है खिज्र खां। क्या नाम है? खिज्र खां। क्या नाम है? खिज्र खां। देखो तैमूर लंग कौन था?
तैमुरलंग एक तुर्की था। कौन था? तुर्की। तुर्की। इसके बाद भारत में बाबर आएगा, जो बाबर इसका संबंध को मतलब तैमुरलंग से बताएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट शासक देखेंगे हम खिज्र खां। कौन देखेंगे? हमारे तुगलक वंश का अंतिम शासक देगा नासिरुद्दीन। अब देखो खिज्र खां। अब किसे पढ़ रहे हैं हम? खिज्र खां। खिज्र खां। अब वंश कौन सा है? सैयद वंश। कौन सा है? सैयद वंश। देखो इस सैयद वंश आपकी किताब पुस्तक में बहुत मतलब शॉर्ट में दिया हुआ है, तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो खिज्र खां शासक बन रहा है। कब बनेगा ये? 1414 में। 1414 से 1451 तक। कहाँ तक? शासक नहीं है ये, सैयद वंश का कार्यकाल है। कितना है इसका? है सैयद वंश का। इसका मतलब खिज्र खां का कार्यकाल क्या रहेगा? 1414 से 1421 तक। 14 से 21 तक इसका कार्यकाल रहेगा। देखो ये एकमात्र शासक है जिसने अपने नाम के सिक्के नहीं डलवाए। जिसने अपने नाम के सिक्के नहीं डलवाए। सिक्के नहीं डलवाए और ना ही कोई उपाधि धारण की। जैसे कि देखो फिरोज शाह तुगलक शाह की उपाधि लगाते थे, तो देखो इसने शाह की उपाधि भी नहीं धारण की। क्या किया? शाह की उपाधि भी नहीं धारण की। नहीं धारण। देखो ये किसी का, इधर देखो आप, ये किसी को मारकर, मतलब जैसे हमने देखा हर वंश कैसे स्थापना हो रही है, कोई किसी को मारकर बन रहा है। ठीक है, देखो इससे दिल्ली कौन देके जा रहे हैं? तैमुरलंग देके जा रहे हैं। खिज्र खां को कौन देके जा रहे हैं? देखो खिज्र खां अपने नाम के सिक्के या ना ही कोई उपाधि धारण करता है। कहां से कहां तक इसका कार्यकाल है? 1414 से 1421 तक। देखो इसके बाद में खिज्र खां हम इसे क्या सैयद वंश का संस्थापक। आप एक बात याद रखने ना, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक। वंश का संस्थापक देखो सैयद वंश का संस्थापक किसे कहा गया? खिज्र खां को। इसके बाद कोई इसकी महत्वपूर्ण बातें नहीं है। इसके बाद में कौन शासक बनेगा? इसके बाद में शासक बनेगा मुबारक शाह। कौन बनेगा? मुबारक शाह। देखो इसने कौन सी उपाधि धारण की? शाह की उपाधि धारण की। देखो मुबारक शाह के बारे में कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है। इसका कार्यकाल देखो आप, 1421 से 1434 तक, 34 ईस्वी तक। देखो ये क्या करता है? सर्वशाह की उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि धारण कर रहा है? सर्वशाह की उपाधि धारण करता है। एक स्थान बचाता है। देखो एक क्या बचाता है? स्थान मुबारका। कौन सा? मुबारका। और इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है। इसके बाद शासक बनेगा मोहम्मद शाह। कौन बनेगा? इसके बाद में हम देख रहे हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कब शासक बनेगा? मोहम्मद शाह 34 से 45 तक। 34 से 1434 से 1445 तक। देखो इनके बारे में कोई विशेष महत्वपूर्ण बातें नहीं है। मोहम्मद शाह शासक बन रहा है 1434 से 1445। इसके बाद शासक बनेगा आलम शाह। कौन बनेगा? आलम शाह। इसके बाद शासक कौन बनेगा? आलम शाह। देखो आलम शाह कब शासक बन रहा है? 1445 में। 45 से कब तक रहेगा? 51 तक। देखो ये सैयद वंश का अंतिम शासक है। सैयद वंश का क्या नाम है इसका? आलम शाह।
पूरा नाम अलाउद्दीन आलम शाह। पूरा नाम क्या है? अलाउद्दीन आलम शाह। देखो आलम शाह को दिल्ली का आलम रास नहीं आया। आलम शाह को देखो ये एकमात्र ऐसा वंश है जिसे दिल्ली आप कह सकते हो कि किसे तैमूरलंग ने दी, ठीक है। और आलम शाह देखो इसका सैयद वंश का अंतिम शासक इसी दिल्ली को बहलोल लोदी को दे देता है। किसे सौंप देगा? बहलोल लोदी को। मतलब ये क्या क्या कह रहा है कि मुझे दिल्ली के का आलम रास नहीं आ रहा है, समझ रहे हो आप? इसने किसे दे दिया? अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से बहलोल लोदी को शासक बना दिया। किसे? बहलोल लोदी। बहलोल देखो बहलोल, बहलोल लोदी कौन? किसे दिल्ली की गद्दी दे रहा है? बहलोल लोदी को। अब लोदी वंश की स्थापना करेगा। बहलोल लोदी किस वंश की स्थापना करेगा? लोदी वंश की स्थापना करेगा। इसके बाद देख रहे हैं हम लोदी वंश। कौन सा देख रहे हैं? इसके बाद हम कौन सा देख रहे हैं? लोदी वंश। लोदी वंश कहां से? लोदी वंश या लोदी साम्राज्य कहां से कहां तक रहेगा? 1451 से 51 ईस्वी से 1526 तक। कब से कब तक? 1526 ईस्वी तक। देखो लोदी वंश कौन इसकी स्थापना कर रहा है? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। अब देखो इसे दिल्ली मिल रही है तो किसी व्यक्ति को तो जलन होगी। मतलब बंगाल का एक शासक, बंगाल का कहाँ का शासक? बंगाल का एक शासक जिसका नाम है, कहाँ का शासक? बंगाल का मोहम्मद शाह सरकी। कौन? मोहम्मद शाह। देखो बंगाल का मोहम्मद शाह सरकी दिल्ली पर आक्रमण करेगा। क्या कर रहा है? दिल्ली पर इसने क्या किया? मतलब कह सकते हो बहलोल लोदी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन मोहम्मद शाह सरकी हार जाता है। देखो बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि भाई इसने अपने विपक्षी दुश्मन को हरा दिया। तो इससे क्या हुआ कि इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। प्रतिष्ठा बढ़ गई, ठीक है। देखो इसका कार्यकाल 1451 से 1489 तक। कहां से? इसके बाद शासक बढ़ेगा कौन? सिकंदर लोदी। कौन बनेगा? सिकंदर लोदी। अब शासक बना देते हैं किसे? सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी। इसका कार्यकाल कहां से कहां तक रहेगा? 1489 से 1517 तक। 1517 ईस्वी तक। देखो सिकंदर लोदी, इधर देखो इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम निजाम शाह था। क्या था? निजाम शाह। लोदी वंश के बारे में एक बात और आप याद रख लेना। लोदी वंश के बारे में ये इससे पहले जितने वंश पढ़े हमने, जो संघर्षकालीन भाग पाठ पढ़ रहे हैं, और उसमें जितने पाठ वंश पढ़े वो सब तुर्की थे। वो कौन से थे? तुर्की। लेकिन ये कौन सा वंश है? अब अफगान साम्राज्य। कौन सा? अफगान साम्राज्य। भारत पर प्रथम अफगान साम्राज्य कौन सा है? लोदी वंश। कहां से शुरू हो रहा है? बहलोल लोदी। कहां से कहां तक है? 1451 से 1526 तक।
समझ रहे हो आप ये बात। अफगान शासक है, ये याद रखना। देखो इसका मूल नाम क्या है? निजाम शाह। इसे कविताएं करने का बहुत शौक था। इसे क्या करने का बहुत शौक था? कविताएं। कविताएं। ये मतलब कविताएं किया करता था। समझ रहे हो आप? क्या करता था ये? कविताएं। और किस नाम से करता था? गुलरू खां। गुलरू खां। देखो कोई भी कविता लिख लेता था ये, समझ रहे हो, और नीचे नाम लिख लेता था गुलरू खां। क्या नाम लिखता था ये? गुलरू खां। सिकंदर लोदी। कार्यकाल, मूल नाम, मूल नाम और कविता किस नाम से करता था? गुलरू खां। गुलरू खां। इसके महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से? देखो इसके महत्वपूर्ण कार्य है कि इसने एक, देखो जमीन की नाप के लिए गज चलाया था। जमीन की नाप के लिए, जैसे आज हम जमीन को कैसे मानते हैं? एकड़, बीघा, समझ रहे हो आप? उसी प्रकार इसने एक गज चलाया था जिसका नाम है सिकंदरी गज। क्या? सिकंदरी गज। इसका माप कितना था? लगभग 3 इंच का। कितना था? 30 इंच। लगभग 30 इंच। देखो ये गज बहुत, ये भारत में बहुत लंबे समय तक चला था। समझ रहे हो आप? देखो इसका साम्राज्य विस्तार देखते अब। इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक है? ये पहला शासक है जिसने बंगाल को अपने अंदर मिला लिया। इसकी सीमाएं देखो, तिरहुत, बिहार, बंगाल। हमने देखा है कि हर बार बंगाल में विद्रोह हो रहे हैं। बंगाल उपजाऊ क्षेत्र था, लेकिन ये क्या करता है? सिकंदर लोदी क्या करता है कि बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। अपने साम्राज्य में। देखो ये क्या करता है कि एक नया, जैसे कि देखो इटावा, क्या? इटावा, बयाना, इटावा, बयाना, ग्वालियर, कोल, धौलपुर। इटावा, बयाना, ग्वालियर, कोल, धौलपुर आदि से आक्रमण होते हैं दिल्ली पे। आदि से मतलब ये शक्तियां, छोटी छोटी शक्तियां सर उठाने लग दी है। इटावा, बयाना, ग्वालियर, कोल, धौलपुर, ये क्या करती है? छोटी शक्तियां या छोटे शासक सर उठाने लगते हैं और दिल्ली को चुनौती देने। इसने क्या किया? इन सबकी सुरक्षा के लिए एक नया नगर बसाया जिसका क्या नाम है? आगरा। क्या नाम है? आगरा। आपने पढ़ा है ना आगरा का ताजमहल? ये वही आगरा, ठीक है। इसने कब बसाया? 1506 में। कब? 1506 में। कब बसाया इसने? 1506 में। इसका महत्वपूर्ण नगर है ये, आपको इस पर प्रश्न बढ़ सकता है, ठीक है। और इसने दिल्ली की जगह, पहला शासक है ये जो दिल्ली की जगह किसे राजधानी बनाएगा? आगरा को। दिल्ली की जगह किसे राजधानी बनाएगा? आगरा को। किसे राजधानी बनाया इसने? आगरा। देखो इसके बाद इसकी मर्जी हो जाती है 1517 में। कब हो रही है? 1517 ईस्वी में। अब हम इसके बाद नेक्स्ट शासक देखते हैं, इसका पुत्र इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था। क्यों? देखो इसने आगरा जैसे बड़े नगर का निर्माण, मतलब बड़ा नगर बसवाया, ठीक है। इसने बंगाल जो आज तक विद्रोह करता था उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब ये बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, या ये कह सकते हो कि लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कह सकते हो आप। देखो इसके बाद है इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी। देखो इब्राहिम लोदी कब शासक बनेगा? 1517 से 1526 तक। इधर देखो इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है। इसके शासक बनते ही भारत में अपने साम्राज्य देखा है मेवाड़ का। किसका? मेवाड़ का, भारत का। अब देखो सांगा, कौन? महाराणा सांगा। ये बहुत शक्तिशाली शासक था। ये कब शासक बनता है? 1517-18 में सांगा के साथ युद्ध करता है। किसके साथ युद्ध करेगा? सांगा के साथ। महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह।
महाराणा संग्राम सिंह के साथ युद्ध करता है 1517 और 18। कौन कौन से युद्ध होते हैं? खातौली, देखो आपकी पुस्तक में दिया तो नहीं है लेकिन आप याद रख लेना, खातौली और बांडी या बाड़ी, खातौली और बांडी का युद्ध दोनों महत्वपूर्ण युद्ध है, बड़े युद्ध है। अब लग रहा था कि सांगा दिल्ली पर अधिकार कर लेगा, अगर सांगा ने ये कदम उठा लिया होता तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। समझ रहे हो, मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। लेकिन इसने क्या किया कि सांगा ने इस पर दिल्ली पर अधिकार नहीं किया, इसे 2 बार हराया है लेकिन इसने अधिकार नहीं किया। देखो अब बाहरी आक्रमण होता है 1526 में, कौन कर रहा है? बाबर। बाबर कौन कर रहा है? बाबर। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया कौन है? इब्राहिम लोदी। क्योंकि सब शासक हमने पढ़े, कोई युद्ध भूमि में नहीं मारा गया, किसी के द्वारा हत्या हुई, किसी ने राज्य छोड़ दिया, लेकिन ये एकमात्र शासक है जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। देखो 1526 में बाबर आक्रमण होता है और पानीपत का युद्ध होता है। कौन सा? पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हो रहा है? 1526 में। कब हो रहा है? 1526 में। देखो इसकी राजधानी कौन सी रही? आगरा। इसकी राजधानी आगरा रही। ठीक है, तो इसके बारे में और कोई विशेष महत्वपूर्ण बातें नहीं है। 1526 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे, इससे कोई जुड़ी और बात हुई तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।